नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा। उत्तर प्रदेश की बात हम बिजनौर से करने जा रहे हैं। बिजनौर एक महत्वपूर्ण जिला है पश्चिमी यूपी का, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब चुनावी बरस भी आ गया है, यानी चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो चुनाव के मुद्दे पर बात होगी। बिजनौर में कितना विकास हुआ, योगी सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, क्या योगी सरकार की हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत जो संगठन की नब्ज भी जानते हैं, अब मंत्री भी बने हैं, नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। अब चौधरी भूपेंद्र जी हैं हमारे साथ। चौधरी भूपेंद्र साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मंच पर। तो सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, मुरादाबाद से, और बिजनौर की दूरी ज़्यादा नहीं है, और आपने तो संगठन की नब्ज कई साल तक अपने कंधों पर उठाई है। संगठन के बाद मंत्री, सर पहले वो अनुभव मैं आपसे जानना चाहूँगा, संगठन ठीक था या यहाँ आनंद आ रहा है मंत्रालय में? महात्मा विदुर की धरती बिजनौर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जी न्यूज़ ने एक ऐतिहासिक पहल की है। आपने मेरे जीवन के बारे में पूछा है, तो मेरा जन्म एक बहुत संपन्न किसान परिवार में हुआ है, और मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा संगठन की प्रारंभ की है। और मैं एक ऐसा कार्य करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जो होमगार्ड भर्ती होकर डीजीपी तक बन गया। कहीं ऐसा हुआ आज तक? तो भाजपा में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष तक के दायित्व हैं, मैं मंडल अध्यक्ष नहीं रहा लेकिन मंडल प्रभारी रहा हूं। मैं भाजपा का जिले का कोषाध्यक्ष, जिले का महामंत्री, जिला अध्यक्ष, विभाग संयोजक, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक की भूमिका मैंने संगठन में निर्वहन की है। बिजनौर ऐसा जिला है कि मेरे सामाजिक संबंध भी हैं, और बिजनौर जिले का काम प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास सन 2000 से 2018 तक रहा है। ये प्रदेश अध्यक्ष का 3 साल का कालखंड छोड़कर भी। तो मुझे बिजनौर के सामाजिक, राजनीतिक सब विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी है। जहाँ तक सरकार मंत्री के रूप में काम करने का अवसर है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का अवसर देती है। तो मुझे संगठन के साथ साथ सरकार में काम करने का भी अनुभव मिला है। मैं पहले 5.5 साल योगी जी की सरकार में पंचायती राज मंत्री रहा, और सरकार में इन 9 वर्षों की सरकार में मैं ऐसा पार्टी का पदाधिकारी हूं जिसने योगी जी के नेतृत्व में 4 बार शपथ ली है मैंने। तो मैं अकेला मंत्री हूं जिनने 4 बार शपथ ली है। एक बार मुझे शपथ आदरणीय राम नाईक जी ने दिलवाई थी, और 3 बार शपथ मुझे हमारी महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने दिलाई है। तो मेरे पास जो भी दायित्व मुझे मिला है, मैं उस दायित्व को एक जिम्मेवारी के रूप में स्वीकार करते हुए जो भी काम मेरी ओर है, मैं पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से मैंने किया है। मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है, और अपनी पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी में भी काम करते हैं और सरकार में भी करते हैं। भूपेंद्र साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा है, फिर मैं और बाकी चुनाव के मुद्दे पर बात करूंगा, क्योंकि अब चुनावी फिजा है, वार पलटवार सियासत हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, बुलडोजर वाला मुद्दा है, बहुत सारे इश्यूज हैं, युवाओं का मुद्दा है, अभी देखिए जैन जी का किस तरह वहां प्रदर्शन हुआ, तमाम मुद्दे पर बात करूंगा। लेकिन एमएसएमई सेक्टर, ये इसकी जिम्मेदारी अभी आप देख रहे हैं, इस विभाग को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये युवाओं को जोड़ने वाला विभाग भी आप पर? उत्तर प्रदेश और देश के विकास में औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। और आज अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की लगभग 96 लाख इकाइयां हैं, और उन 96 लाख इकाइयों के माध्यम से लगभग 3.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन होता है, उसका लगभग 60% से अधिक इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामान होता है। और निर्यात का भी लगभग आधा हिस्सा, उत्तर प्रदेश से जो सामान वस्तुएं निर्यात होती हैं, उसका आधा हिस्सा इन्हीं एमएसएमई इकाइयों से होता है। हमारी सरकार की भी प्राथमिकता में एमएसएमई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है
कि हमारे युवाओं को रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई हैं। आज बिजनौर की अगर आप बात करेंगे तो बिजनौर एक कृषि प्रधान जनपद है और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के लिए हमारी सरकार ने अनेकों योजनाएं जनपद के लिए भी बनाई हैं, राज्य के लिए भी बनाई हैं। और आप देखेंगे हमारी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक रोजगार औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है और उसके माध्यम से सभी जिलों में 50 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहित करके छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उसके लिए सरकार ने निवेश बढ़ाने के प्रयास किए हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम लोग आत्मनिर्भरता की बढ़ेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में सीएम युवा हों, लखपति दीदी हों, ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमारे युवाओं को जोड़कर उनके सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किया है। आज अगर आप सीएम युवा की बात करेंगे, लगभग इस जिले में 1900 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें हम लोगों ने इससे जोड़ा है। और हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, मन की बात के माध्यम से भी इस जिले की हर्बल चाय का जिक्र किया है। आज हमारे राज्य में चाहे ओडीओपी हो, चाहे विश्वकर्मा सम्मान से, श्रम सम्मान से जुड़ी योजनाएं हों। अभी हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने 2018 में ये स्कीम लागू की। उस समय परंपरागत रूप से 11 ट्रेड इसमें जोड़ी गई थी। उनको प्रशिक्षण देना, उनके लिए टूल किट उपलब्ध कराना, ये प्राथमिकता में है। अब हम लोगों ने 5 इसमें परंपरागत ट्रेडें जोड़ी हैं और 9 जो हमारी आधुनिक ट्रेडों को जोड़कर 25 ट्रेडों पर हम लोग काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, उन्हें टूल किट भी उपलब्ध करा रहे हैं और निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र में बेहतर से अपने हुनर को प्रभावी रूप से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। ओडीओपी के माध्यम से सभी जिलों में कुछ हमने उत्पाद चिन्हित किए हैं, उनके प्रमोशन के लिए, उनके उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक बड़े बजट की व्यवस्था की है और उसमें सब्सिडी हम भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, उन्हें बाज़ार भी उपलब्ध करा रहे हैं और उनके लिए बाज़ार में जहाँ जहाँ वो अपने स्टॉल लगा सकते हैं, कैंपों में जा सकते हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक बड़ी सुविधा दी है। तो सरकार की प्राथमिकता में छोटे छोटे उद्योग हैं और सरकार ये मानती है कि एमएसएमई के माध्यम से हम इस क्षेत्र का विकास भी कर सकते हैं और लोगों को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिले, ये सरकार का प्रयास है। मंत्री जी, आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी उपलब्धियां भी गिनाई। अब क्योंकि चुनावी माहौल है, देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी के सामने इस बार सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती क्या है? विपक्ष की रणनीति, सामाजिक समीकरण या फिर जनता की अपेक्षाएं? निश्चित रूप से मैं अगर कहूं तो पिछले 12 वर्षों में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और पिछले लगभग 9.5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। अगर आप सारे विषयों पे हमारे घोषणा पत्र, हमारे संकल्प पत्र अगर देखोगे तो जो हमारी प्राथमिकता में पार्टी की विषय रहे हैं उन्हें सबको सरकारों ने हमारी पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर काम किया। आप अगर पुराने समय का देखेंगे तो 2012 से 17 तक और उससे पहले समाजवादी पार्टी की अलग अलग सत्रों में जब सरकारें रही हैं तो उन सरकारों में किस प्रकार की अराजकता होती थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। आज अब जो लोग युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, मैं इस सच्चाई को स्वीकारता हूं और हमारी जवाबदेही है, जनता ने हमें चुना है। लेकिन पिछली सरकारों में किस प्रकार से सफाई को केंद्र मानकर सरकारी नौकरियां भर्ती होती थी, किस प्रकार से शिवपाल जी के द्वारा मैं चौधरी साहब मुझे रोकना पड़ेगा। आप कह रहे पिछली सरकार। सर ये रोना कब तक रोएंगे? पिछली सरकार आपको तभी तो लाई जनता क्योंकि आपने काम किया,
अब आप काम करके दिखाइए ना। हम पिछली सरकार पर ठीक रहा, आप कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब मंदिर में से चढ़ावा चोरी हो गया। आप कहते हैं हम युवाओं को भविष्य बदल देंगे, अच्छे दिन आएंगे, युवाओं की परीक्षाएं लीक हो रही हैं। और ठीक रहा पिछली सरकार पर कब तक चौधरी साहब? आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी है सर। ऐसा नहीं है, हमें लोकतंत्र में अपने काम का प्रदर्शन, काम का रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से जनता के बीच में रखने का अधिकार है, लेकिन हमें उन विषयों को भी है जो पुराना इतिहास में हम लोग देखते आए हैं। तो पुरानी सरकारों की तुलना अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से करना ये हमारा दायित्व है और मैं उसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। जहाँ तक सभी क्षेत्रों की बात, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, हमने पिछले 10 वर्षों में लगभग 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है हमारी राज्य सरकार, और बेहतर व्यवस्था के तहत, बगैर किसी खर्ची पर्ची के तहत, बगैर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के तहत, बगैर किसी भ्रष्टाचार के हमने नौकरी दी है। जहाँ तक पुरानी सरकारों का विषय, पुरानी सरकारों का भी जानते हैं, लेकिन मेरा दायित्व है सजग करना लोग। आप समझो बिजनौर के विषय में किस प्रकार की सड़कें थीं, किस प्रकार से कनेक्टिविटी थी, किस प्रकार से कानून व्यवस्था थी, आज किस प्रकार का कानून का राज है, और हम लोग सहजता के साथ अपने जीवन यापन से जुड़े विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज हमारी पार्टी के, हमारे जो भी लोग हैं देश और प्रदेश के, हमने जो कहा है, हमने, हमारी सरकार ने उसे पूरा किया है। आप बिजली के वितरण की बात देखो, आप सड़कें देखो, आज कानून व्यवस्था देखो, आज पानी की उपलब्धता देखो, सारे विषयों पर हमने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो हमारी सरकार आने से पहले 6 कमिश्नरी मंडल ऐसे थे जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। हमारी सरकार ने उन सभी 6 मंडलों में भी सरकारी विश्वविद्यालय से आच्छादित किया है। मुरादाबाद मंडल की आप बात करेंगे, बिजनौर उसी का हिस्सा है। लगभग 76 में मुरादाबाद मंडल बना था और पिछले 50 वर्षों में इस क्षेत्र की मांग थी कि मुरादाबाद में भी सरकारी विश्वविद्यालय बनाया जा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं योगी जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुरादाबाद में भी गुरु जम्बेसर जी महाराज के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। एक और मेरा सवाल, क्योंकि आपने जिक्र किया उपलब्धियां बहुत सारी है, इसमें कोई दौरा नहीं, कानून व्यवस्था पर आपकी सरकार कम बैक कर गई, लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार आप आसानी से हैट्रिक बना लेंगे? और जो राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है या युवाओं का मुद्दा है, ये आपको कहीं ना कहीं डेंट करेगा या इसका असर नहीं देखने को मिलेगा यूपी में 2027 के चुनाव में? राम मंदिर के मुद्दे का चढ़ावा चोरी जहां तक विषय है, उसमें आप देखेंगे कुछ लोग उसमें सम्मिलित पाए गए। राम मंदिर ट्रस्ट ने उसकी शिकायत की, बड़ी संख्या में वहाँ कर्मचारी हैं, और उसकी शिकायत पर ट्रस्ट की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की, और उस एसआईटी की जांच में कुछ लोग कर्मचारी रूप से दोषी पाए गए, उनकी खिलाफ कार्रवाई की गई। और इस विषय को वो लोग उठा रहे हैं जिनका एजेंडा समाज में हमारे साधु संतों के प्रति, हमारे धर्म गुरुओं के प्रति, हमारे मठ मंदिरों के प्रति, और जिन्होंने सनातन धर्म को बदनाम करने का सुपारी ले रखी है। उनका इतिहास देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर, जन्म स्थान पर राम का मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है। आज उनके दुख का, उनके कष्ट का सबसे बड़ा विषय ये है, उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उनके ना चाहने पर भी भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बना है। ये उनकी पीड़ा है, और इनका एजेंडा हमेशा हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारी सनातन को बदनाम करने का रहा है। और प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है इन्हें, और लगातार इन्हें सरकार में विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने का दायित्व इन्हें दिया। और मुझे विश्वास है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को और योगी जी को मिलेगा। चौधरी साहब, राहुल गांधी भी युवाओं के बीच जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, और वो ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार उसकी एक विधिवत, इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम हम लोग करते हैं, कोई भी सब पार्टी करती है, उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है, उसकी अनुमति लेनी होती है। अगर उन्होंने विधिवत प्रक्रिया के तहत अनुमति ली, कोई समस्या नहीं है।
जहां तक राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी समाज में अनिश्चितता, समाज में टकराव, जातीय तनाव, क्षेत्रीय तनाव पैदा करके लोगों को गुमराह करके देश को कमजोर करना इनका एजेंडा है। लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता इनके चरित्र को सब जानती है। आप फिर कहेंगे पुरानी बातों के समय, तो पुराने इतिहास को भी देश की जनता जानती है और वही कारण है कि इन लोगों को इस भूमिका के लिए, परमानेंट इस भूमिका के लिए देश की और प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। इनके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का, सपा का कोई स्थान बचा नहीं। मंत्री जी, युवाओं की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में युवा वोटर है। तो आज का युवा जाति और राजनीति से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा और अवसर की बात करता है। तो पश्चिमी यूपी के युवाओं के लिए सरकार की अगली बड़ी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की, देश की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बाधक है। और उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि उत्तर प्रदेश देश की एक आबादी का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। योगी जी के नेतृत्व में आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी, ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी है। आज उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक एयरपोर्ट हैं। तो हम लोगों ने एक निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया है और उसी के कारण मैं कह सकता हूं कि हमारी प्रदेश की सरकार की नीतियों के कारण बड़ी संख्या में राज्य में निवेश आ रहा है और उस निवेश का परिणाम है कि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उन्हें काम करने के और बेहतर रास्ते उपलब्ध होंगे। भूपेन्द्र चौधरी जी, अब जैसे आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और ये सभी वाकिफ है, लेकिन अभी आपने सेशन बुलाया, 4 दिन सेशन चला, 4 दिन पूरे दिन भी नहीं चला, हंगामा हुआ। विपक्ष कहता है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा चलाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप नहीं चलाना चाहते। लेकिन आपको लग रहा है कि एक मानसून सत्र आप बुलाते हैं, इतना बड़ा राज्य, और सिर्फ आप 4 दिन बुलाते हैं। एक दिन तो शोक सभा में निकल गया, 2 दिन में ही आपने उसको स्थगित कर दिया। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से एक विधानमंडलों की विधिक प्रक्रिया है, नियमावली है, उसमें सरकार विकास कार्यों की गति निरंतर बनी रहे, उसके लिए सरकार अनुपूरक मांगे पारित कराना चाहती थी या कराई है हमने। उसके लिए एक बजट सत्र सरकार लेकर आई थी। लेकिन आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने देश के, प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर कोई चर्चा नहीं की। हमारी पार्टी, विधानमंडल दल, माननीय मुख्यमंत्री जी उन सारे विषयों पर जिससे देश का, प्रदेश का विकास हो सके, उसकी चर्चा के लिए एक निश्चित समय सीमा, एजेंडा हमने तय किया है हमारी सरकार ने। लेकिन विपक्ष उन सब विषयों से भागना चाहता है। विपक्ष उन विषयों की चर्चा करना चाहता है जिसमें समाज में अनिश्चितता पैदा हो, समाज में टकराव हो, समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो, और उसके कारण उन लोगों ने, वो विपक्ष के लोग इस सभी विकास के मुद्दों पर, देश प्रदेश के डेवलपमेंट के विषयों पर वो कोई चर्चा नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने हंगामा किया है। आप देखते होंगे पूरा सत्र समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा हंगामे की भेंट चढ़ा है। इसके लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, समाजवादी पार्टी की जो मनस्थिति है कि वो विकास विरोधी है और वो उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलती है उस पर चर्चा करना नहीं चाहती। सर, क्योंकि 2027 का चुनाव अब नज़दीक भी है, 24 में बहुत ज़्यादा डेंट लगा यूपी में और शायद जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर थी, तब अध्यक्ष थे आप। आपको नहीं लग रहा है कि पीडीए एक फॉर्मूला समाजवादी पार्टी का आपके लिए खतरा है? और खासकर मैं पश्चिमी यूपी गया, देखिए पश्चिमी यूपी में अभी आपने भी देखा होगा मुख्यमंत्री पर तोड़ दौरे कर रहे हैं, बड़ा फोकस है उनका। सहारनपुर, बिजनौर भी आए, कई चुनाव सभा की, पश्चिमी यूपी को ज़्यादा साधने की कोशिश करी है। क्या पश्चिमी यूपी में आपको डर लग रहा है कि पश्चिमी यूपी साथ नहीं चल पाएगा और पीडीए का फॉर्मूला आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है 2027 में? अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 3 चुनावों में, 3 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनावों में, सबसे अच्छे राजनीतिक परिणाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आए। और
निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और हम सब लोगों के लिए, प्रदेश और देशवासियों के लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में कोई पार्टी लगातार सरकार बनाने का किसी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। 1952, 57 और 62 तीन चुनाव जवाहरलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जीते और मोदी जी के नेतृत्व में 14, 19 और 24 लगातार देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जैसे राजनीतिक परिणामों की अपेक्षा थी वैसे राजनीतिक परिणाम नहीं आ पाए। हम लोगों ने एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते आपस में मिल के बैठ के बातचीत करके उन खामियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया है जिनके कारण ये असहजता हुई थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से समाज में उन्होंने अनिश्चितता, एक नकारात्मक एजेंडा चलाकर समाज को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धार्मिक आधार पर तोड़ने की कोशिश की, वो एजेंडा बार बार नहीं चलेगा। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए भारतीय क्या हिंदू मुसलमान चलेगा? हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के आधार पर काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है ना सर, बुलडोजर एक समाज पे चलता है, उनकी मस्जिदों को आप बनाते हैं, दरगाह को आप निशाना बनाते हैं। हमारी पार्टी सरकार की नीतियों में देश, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि 25 करोड़ नागरिकों के उनके विकास के लिए काम करना, उनके समाज की मुख्य धारा में काम लाना। पार्टी सरकार की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उन योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। पुरानी सरकारों की बात फिर आप कहोगे, पुरानी सरकारों में डेवलपमेंट के काम उन क्षेत्रों में होते थे जो एक शासक दल के समर्थक लोग होते थे। बिजली उन जिलों में आती थी जिस समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जहां रहते थे। डेवलपमेंट के काम उन क्षेत्रों में होते थे और बड़े नेता थे देश के प्रधानमंत्री, वो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, और हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, देश के कमजोर का है, देश की महिलाओं का है, युवाओं का है, किसानों का है। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों ने समाज को बांट करके राजनीति की है और माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी यही आरोप लगाती है, विपक्ष कहता है आप भी तो बांट रहे हैं, आप भी तो कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, आप भी तो हिंदू मुसलमान का एजेंडा चला रहे हैं। आप कह रहे हैं एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है, उनकी मस्जिदों को उड़ा देते हैं। अब जैसे कावड़ यात्रा चल रही है, कावड़ यात्रा को लेकर कह रहे हैं भाई उनके लिए तो सब छूट है, रास्ते बंद हो जाएंगे। आप अगर वो नमाज पढ़ते हैं या उनका मुहर्रम जुलूस निकलता है तो उनके लिए नियम खड़े कर देते हैं। अभी आपने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कह रहा है। एक विशेष समाज को टारगेट किया जाता है। हमारी सरकार बेहतर कानून के राज के ने चुना है। हमने ये कहा हमारी सरकार आएगी तो बेहतर कानून का राज देंगे और उसी आधार पर सरकार काम कर रही है। जो लोग अनैतिक काम करने में सम्मिलितता जिनकी पाई जाती है, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक कब्जे किए हैं, अवैध संपत्ति खड़ी की है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। अगर कोई अतिक्रमण करके कोई ऐसे धार्मिक स्थान बनाए जाएंगे तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो विधि सम्मत व्यवस्था है, हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस व्यवस्था के साथ चले हैं और चलेंगे। मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे है कि बिजनौर से भी बहुत सारे जो युवा हैं वो दिल्ली, नोएडा का रुख करते हैं रोजगार के लिए, तो क्या बिजनौर में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है कि युवाओं को बाहर ना जाना पड़े? आपने देखा होगा कि अभी बिजनौर जनपद में औद्योगिक प्रगति लाने के लिए सरकार ने कई नई स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी लाए और जनपद में लगभग बड़ी संख्या में हमारे एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें एक बेल्जियम की कंपनी ने भी एक एमओयू किया है
और उसमें 790 करोड़ रुपए का निवेश वो कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनौर में आपने देखा होगा कि जमीन निवेश उतारने के लिए लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र का औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की सरकार की योजना इससे कार्रवाई चल रही है और लगभग 800 से अधिक करोड़ का नया निवेश आएगा और बड़ी संख्या में इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। एक बड़ा औद्योगिक हब भविष्य में बिजनौर बनेगा। ये सरकार का हम सब लोगों का प्रयास। सर क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, कुछ और सवाल। हैट्रिक बन रही है बीजेपी की? आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम, अभियानों और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम लगातार जनता के बीच में हमने जो जो काम किए हैं अपनी सरकारों के, चाहे केंद्र की सरकार के काम हो चाहे राज्य सरकारों के काम हो, हम अपने कामों के माध्यम से लगातार जन जागरण कर रहे हैं जनता के बीच में। विपक्ष का काम केवल समाज में भ्रम पैदा करना है, समाज को जाति भाषा के नाम पर बांटना है, समाज के एक तबके में अनिश्चितता का माहौल पैदा करना है। और हम लोग अपनी सड़कों की बात कर रहे हैं, हमने सड़कें दी हैं, हमने बेहतर कानून का राज दिया है, हमने निवेश का माहौल बनाया है, हमने शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, हमने स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा हमारी सरकार बनने से पहले मुश्किल से पूरे प्रदेश में 20-25 मेडिकल कॉलेज होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हों, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और मुझे आज ऐसा लगता है कि लगभग 60-65 जिले ऐसे होंगे जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित। हैट्रिक लग रही है निश्चित रूप से। और सीएम योगी रहेंगे? निश्चित रूप से सरकार, हमारी पार्टी अपने काम का लेखा जोखा लेकर उस पूरे रिपोर्ट कार्ड का लेखा जोखा जनता के बीच में जाएगी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। चेहरा मुख्यमंत्री जी होंगे, चेहरा होंगे। एक और सवाल मेरा, क्योंकि मुरादाबाद से आप आते हैं और मुरादाबाद में अगर बात करें तो वह सपा बड़ी मजबूत स्थिति में है। अभी भी आप देखेंगे तो एक शहर की सीट जीत गए, एक उपचुनाव आप जरूर जीत गए मुरादाबाद में और 6-4 का रेसो है वहां पर। लेकिन एक मैं आपसे महत्वपूर्ण सवाल, अब की बार मुरादाबाद में सफलता ज्यादा मिल सकती है, उम्मीद करें? और क्या आप भी चुनावी रण में ताल ठोकने के तैयार? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि आप भी बिलारी से, हो सकता है कि आपको लड़ाने की चर्चाएं हो रही है कि बिलारी से लड़ा दीजिए, बहुत टफ सीट है। अब पार्टी का जो भी निर्देश होगा, बिलारी नहीं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं, पार्टी जहां लड़ाएगी ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन मैंने कोई ऐसा चिन्हित क्षेत्र किया नहीं है और मेरा अभी विधान परिषद का कार्यकाल शेष है, 2028 तक कार्यकाल पूरा होना है। और मैं एक बात कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, सब लोग बैठे हैं, कि बहुत बड़ी संख्या आज पार्टी की इतनी ताकत है, लोगों ने, उत्तर प्रदेश ने, देश की जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है कि हम लोग बगैर चुनाव लड़े भी मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जनता का आशीर्वाद अगर है तो। और आप अगर देखोगे तो मैं 2016 में विधान परिषद में गया था। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 11-12 सीटों में, हर 2 वर्ष में 11-12 सीटों के विधान परिषद के चुनाव होते हैं, तो उसमें अब तो 8-9 लोग भाजपा के जा रहे हैं और मैं अकेला गया था उस समय 2016 में। उतनी संख्या नहीं थी कि हम सब लोग, ज़्यादा लोग जा सकें। तो पार्टी ने जिस रूप में भी काम करने का अवसर दिया है, अपने इस क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश की बेहतरी के लिए, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम भाजपा देगी उस काम को अच्छे से करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपने जहाँ तक चुनाव की बात कही है, तो चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ेंगे, चुनाव अपने जो काम किया उसके मुद्दे पर लड़ेंगे और पूरे 10 साल का और पूरे 12-13 साल का जो लेखा जोखा है उस लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 दोहराएगी। चलिए सर, आप कह रहे हैं कि चुनाव आप विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन भैया ये यूपी है और यूपी में चुनाव हिंदू मुसलमान और जाति पाति के नाम पर होता है। कितनी भी आप ताकत लगा लीजिए, एजेंडा बता लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत शानदार जवाब दिए, क्योंकि आप बहुत सरल और मैं सौम्य नेता के तौर पर देखता हूं, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी सरकार की हैट्रिक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया जेपी। और मैं चाहूंगी मंत्री जी आप मंच पर बने रहे और मैं मंच पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्र सर जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी और साथ ही कुछ अतिथियों को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अनिल चौधरी जी हैं, बिजनेसमैन हैं, पवन चौधरी डॉक्टर हैं, प्रिया कोठारी जी डॉक्टर हैं और अरुण कुमार जी। मैं चाहूंगी आप सब मंच पर आ जाएं और मंत्री जी आपको सम्मानित करें। आप सभी मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अनुज चौधरी बिजनेसमैन हैं, अनुज चौधरी जी मंच पर आएं। पवन चौधरी जी डॉक्टर हैं, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और प्रिया कोठारी जी उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी मंच पर आएं। अरुण कुमार जी आप भी मंच पर आएं। तो तालियों से जोरदार स्वागत हो जाए। एक बार सभी तालियों से एक बार स्वागत करें हमारे अतिथियों का। पवन चौधरी जी, प्रिया कोठारी जी भी मंच पर आ जाएं। अरुण कुमार जी, प्रिया कोठारी जी, अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो प्लीज कृपया करके मंच पर आ जाएं। तो अब मैं चाहूँगी हमारे एडिटर साहब मिनिस्टर जी को सम्मानित करें, उन्हें ट्रॉफी दें, भूपेंद्र चौधरी जी को। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मंत्री जी यहाँ पर आए, बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और बताया कि किस तरह से बिजनौर विकास की गति की ओर बढ़ रहा है और क्या क्या योजनाएं यहाँ पर चल रही है और युवाओं के लिए किस तरह से बिजनौर जिला महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। मंत्री जी हमारे बीच आए, अपना समय दिया। मंत्री जी ने अपना समय हमें दिया, हमारे साथ बहुत सारी बातें की, हमारे सवालों को सुना और हमें जवाब भी दिए। तो मंत्री जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला ये कार्यक्रम, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक हैं और ऐसे में जनता के मूड को जानना, हमारे जनप्रतिनिधियों की क्या सोच है जनता को लेकर, विकास को लेकर, वो सब जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आने वाले चुनाव किस तरह से खास हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सौगातें आ सकती हैं, उन्हें भी जानने की हमने कोशिश की है। तो जोरदार